नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नॉलेज 24 चैनल में। और मैं हूं विजय सर। आज हम गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न यहां पर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 में हम जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन संबंधित हैं अपरिमेय संख्याओं से। अब अपरिमेय संख्याओं से देखिए, एक चीज हमेशा याद रखें, जैसे ही हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के जो भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के आपको हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। यदि यहाँ बात हो रही है अपरिमेय संख्याओं की तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं। देखिए, अपरिमेय पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। यदि आपको नहीं पता है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर दें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी गई है। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q जो है वो इंटीजर हैं। वो क्या है? इंटीजर, पूर्णांक हैं P और Q। और Q का मान यहां पर शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये जो राशि है, ये जो संख्याएं हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे। और ऐसी संख्याएं जिनको आप P/Q अंश बटे हर भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी, इर्रेशनल कहलाएंगी। तो यहां देखो क्या लिखा है कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक हैं, साथ ही Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण बताया है कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय कहलाएंगी, आप देख के ही बता सकते हैं। पहला, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो अनंत तक जा रहा है, जो रुक नहीं रहा है, ऐसा दशमलव प्रसार जो कहां तक जा रहा है। देखिए, ये मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है, ये दशमलव प्रसार को देखिए आप, ये 1.32102546 और ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट टर्म्स इसके अंदर हैं, लेकिन इसमें कोई निश्चित क्रम से संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो एक तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। दूसरा, यदि रूट के अंदर, करणी के अंदर अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं। कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं। तो वो भी, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, ये संख्याएं भी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी। और तीसरा जो है पाई भी अपरिमेय है। हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे कि सर पाई का मान तो 22/7 लेते हैं। नहीं, ये उसका लगभग मान है। ये क्या है? उसका लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है पाई का। पाई की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो हमें मालूम है कि जो आपकी सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है किसी वृत्त की, क्या होती है? परिधि। वो कितनी होती है? 2πr। तो यहां जब आप पाई का मान निकालेंगे, यदि आप यहां पर पाई का मान निकालेंगे तो आपकी सरकमफ्रेंस जो भी है अपॉन में क्या चला जाएगा? 2r। 2r मतलब एक डायमीटर, व्यास। तो सरकमफ्रेंस का डायमीटर से जो रेशियो है, परिधि का जो वृत्त के व्यास से जो रेशियो है, वह पाई को परिभाषित करता है। तो जब हम इसका मान निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यह भी कैसा आता है? दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार आता है। ये कभी ना रुकने वाली एक ऐसी संख्या है जो रिपीट भी नहीं होती। इसे P/Q के रूप में आप नहीं लिख पाएंगे। तो आशा है आप समझ गए होंगे अपरिमेय संख्याएं कहलाती कौन सी है। चलिए, दूसरी चीज हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। एक जो आपको प्रमेय है, इसमें थोड़ी सी महत्वपूर्ण प्रमेय है जो कि आपके आगे वाले प्रश्नों में आपको यूज होगी। प्रमेय 1.2 है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब P क्यों लिया है? क्योंकि अभाज्य संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? प्राइम। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम। कौन कौन सी होती है? 2 है, 3 है, 5 है। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता है, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं इनके? केवल 2 फैक्टर कह सकते हैं, गुणनखंड बोल सकते हैं। कितने होते हैं? 2। एक होगा और एक स्वयं होंगे। तो P एक अभाज्य संख्या है, इन्होंने बोला है। और यदि P A² को विभाजित करती है, कोई संख्या है, क्या है संख्या? A²। और यदि इसको P क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो वह संख्या A को भी विभाजित करेगी। तो P जो है वो A को भी विभाजित करेगी, जहां P क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। P क्या है यहां पर? धनात्मक पूर्णांक है।
बस सीधा सा ये है, ये आपको पूछा नहीं जाएगा, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, बस यह सरल भाषा में ये कहा गया है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी वर्ग को, किसी संख्या के वर्ग को, सपोज करें कि मैंने लिखा कि 15 का वर्ग, 15 का वर्ग यदि मैं इसको खोलता हूं इनके फैक्टर को, तो 3 × 5 आएगा, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि वो p जो है वो या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, इसके दो ही प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, या तो 3 या 5, मैंने माना कि 3। तो मैं कह रहा हूं कि जो 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग कितना आ रहा है, 225, 3 से डिवाइड करेंगे आप तो 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, ये उत्तर आया। तो उनका कहना यह है कि यदि ये उस संख्या के 15 के वर्ग को डिवाइड करता है तो वो संख्या को भी डिवाइड करेगा। आप देख लें, क्या ये 15 को डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, 3 × 5 = 15। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी भी संख्या को माना, इन्होंने माना था कि ये कोई संख्या है, आपने लिखा कि इसके जो फैक्टर हैं वो p1, p2, p3 एंड सो pn तक इसके फैक्टर होंगे, है ना। यदि किसी संख्या को हम लिखते हैं, जैसे मैंने 15 को लिखा था, तो ये हो गया p1 उसका, और ये हो गया उसका p2। ऐसी कोई और बड़ी संख्या है तो उसके n फैक्टर हो सकते हैं। तो मैंने संख्या को लिखा a = p1, p2, p3, pn तक। तो जब हम a² की बात करेंगे, जब हम a² की बात करेंगे तो इन्हीं सब फैक्टर का क्या हो जाएगा, ये n तक के जो फैक्टर हैं इनके ऊपर क्या करेंगे आप, वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो जब आप वर्ग कर देंगे, मैं एक स्क्रॉल कर लेता हूं इसको, एक सेकंड। तो जब आप वर्ग कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं ये p वर्ग बनेगा, ये p2 वर्ग बनेगा एंड सो pn वर्ग बनेगा। तो यदि ये किसी एक संख्या से, मैंने माना कि कोई p था, p से ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसके अंदर तो कौन कौन से फैक्टर हैं, p1, p2 से लेके pn तक, मतलब इस p का मान इन p1 से लेके pn तक के बीच में कोई एक होना चाहिए। मैंने मान लिया कि p3 था उसका मान, ठीक है। तो जब यहां क्या लिखा हुआ है, p3 का वर्ग, तो यदि ये p3 जब इस वर्ग को काटेगा, तो यदि ये वर्ग आप हटा देते हैं, संख्या बचती है केवल a, क्या बचती है, a, और उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, वर्ग हटा दें, p1, p3, pn, तब भी तो ये संख्या इस p3 को काटेगी। भाई जब वर्ग था तब भी उसने उस p3 को काटा, और जब वर्ग नहीं था तब भी उसने p3 को काटा। तो यहां हमें केवल इतनी चीज समझनी है शॉर्ट फॉर्म में कि यदि कोई संख्या किसी वर्ग को काटती है, कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को काटती है, ठीक है, तो फिर वो संख्या, तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी काटेगी। बस इसका इतना सा मतलब है। यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को काट रही है, विभाजित कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो वो संख्या को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये इसकी प्रमेय है। और मैंने ये बता भी दिया थोड़ा सरल शब्दों में कि ये प्रमेय कैसे उन्होंने हल किया। यदि कभी, वैसे तो ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन आ जाए तो उसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन टॉपिक देखते हैं, क्या है। हाँ, ये है प्रमेय 1.3, √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रश्न ये आता है, कभी √2 आएगा, कभी √3 आ जाएगी, कभी √5 आ जाएगा। सीधी सी बात है, करणी के अंदर कोई अभाज्य संख्या है, करणी के अंदर कौन सी है, अभाज्य। अभाज्य मतलब क्या होता है, प्राइम। और भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चों से भी मैं ये कहूंगा, मेरी ये जो वीडियो बन रही है हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन बन रही है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों से कहूंगा कि यदि आप एक अच्छी गणित पढ़ना चाहते हैं तो आगे आपके फ्यूचर में आपको हिंदी में तो टॉपिक नहीं मिलेंगे। जितने भी वर्ल्ड के अच्छे राइटर्स हैं वो सब इंग्लिश में हैं। तो कोशिश करें, अभी से 10th क्लास है, 11, 12th, ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD, अभी बहुत साल हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी से आप अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करें। और मैथमेटिक्स के तो मैं शब्द कहूंगा कि यदि अपरिमेय है, ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय है, तो ये आपके लिए हिंदी में भी नया शब्द है। आपके लिए हिंदी, आपको बचपन से इस शब्द को तो पढ़ते आ नहीं रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि जब आप अपरिमेय समझ रहे हैं तब उस टाइम पे आप प्राइम भी समझ लें, ताकि कल के दिन आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहां लेक्चर अटेंड करते हैं, वहां के प्रोफेसर जब आपसे कहेंगे कि लेट अस ए इज अ प्राइम नंबर, तो फिर आपको ये सोचेंगे कि यार मुझे ये चीज स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई गई, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही।
वो कहेंगे इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ इनरैशनल नंबर, इट इज अ नेचुरल नंबर। तो फिर प्रोफेसर तो अपनी बात बोल के आगे बढ़ जाएगा कंसेप्ट की तरफ, लेकिन आप ये चीज सोचेंगे कि प्रोफेसर ने क्या कहा था, अभी तो हमें पहले उसको ये समझना है। तो पहले आप क्वेश्चन ही समझते रहेंगे और प्रोफेसर उसको पूरा करा के भी क्लास से बाहर निकल जाएगा। तो जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि वो अपनी इंग्लिश पे भी फोकस करें, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो भी टर्मिनोलॉजी है वो आपके लिए हिंदी में भी नई है। आप मैट्रिक्स की बात करें, आप व्यू की बात करें, तो आपके लिए हिंदी भी नई है और इंग्लिश भी नई है। तो अच्छा है कि आप इंग्लिश के टर्म्स भी ध्यान रखें। कोई याद करने वाली चीज नहीं है, आप बार बार इसको यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, अपने आप आपके जहन में आ जाएगा। चलिए, अब जब करनी दो एक अपरिमेय संख्या है, जब कोई इस टाइप से बात होती है, आप सोचें कि आप एक चौराहे पे खड़े हैं। आप कहां खड़े हैं? एक चौराहे पे। एक रास्ता इस साइड गया, या चौराहे की जगह आप मान लें कि आप दो राहे पे खड़े हैं। एक रास्ता इस साइड जाता है, ये रास्ता दिल्ली के लिए जाता है, और ये रास्ता आपका मुंबई के लिए जाता है। ठीक है, आप यहां पे खड़े हैं अपने एक दोस्त के साथ। आपको पता है कि ये जो राइट साइड वाला रास्ता है दिल्ली के लिए जाता है, आपको ये चीज पता है, और आपके दोस्त को कंफ्यूजन है कि कौन सा रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी वो आपसे विवाद करता है, फिर भी वो डिबेट करता है कि नहीं, ये जो राइट साइड वाला रास्ता है ये मुंबई की तरफ जाता है। आपसे आपका दोस्त क्या कह रहा है? आपको पता है कि राइट साइड वाला रास्ता कहां जा रहा है? दिल्ली जा रहा है, लेकिन आपका दोस्त कह रहा है कि नहीं, राइट साइड वाला रास्ता तो मुंबई जा रहा है। अब आपके पास समझाने के लिए तो कोई विकल्प है नहीं, वहां कोई आदमी नहीं खड़ा जिससे आप पूछेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो चलते हैं, अपन इस रास्ते पे ही चलते हैं। और जब इस रास्ते पे पहुंच के जाके आप दिल्ली पहुंच जाओगे, तो दिल्ली जब आप पहुंचोगे तो फिर उस दोस्त से कहोगे, लो भैया तुम क्या कह रहे थे, ये रास्ता मुंबई जाता है, आप कहां आ गए? दिल्ली आ गए। आप कहां आ गए हैं? दिल्ली आ गए हैं। तो इसका मतलब तुम गलत हो। तो आपने स्टार्टिंग में क्या किया? उसकी गलत बात को माना। क्या किया आपने? उसकी गलत बात को माना, और बाद में वहां पहुंच के, बाद में आपने पहुंच के और क्या किया? अपने आप को प्रूफ किया। तो जब आप गलत कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब जिसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, विरोधाभासी को, तो जब आप गलत चीज को मान के चलते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, विरोधोक्ति द्वारा प्रूफ को बोलते हैं उपपत्ति। इंग्लिश में अपन लिखेंगे तो लिखेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? पहले से विरोध लेके चल रहे हैं। हमें पता है कि करनी दो एक कैसी संख्या है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, शांत अशांत दशमलव प्रसार पढ़े थे। करनी के अंदर अभाज्य संख्या आती है, तो आपको पता है कि करनी दो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां आपको ये चीज क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो यहां हम इसमें क्या लेते हैं? विरोधाभास लेके चलते हैं कि माना, हम यहां लिखें कि लेट अस एज्यूम। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? माना कि। इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं? लेट अस एज्यूम। माना कि √2 करनी दो एक परिमेय संख्या है। मान ली भैया उल्टी बात, परिमेय संख्या है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, कोई कठिन नहीं है भाई। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ये नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, और हिंदी मीडियम वाला बच्चा यदि इंग्लिश में लिखे तो ये चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसी कोई मैथमेटिक्स टफ नहीं रहती है, चाहे वो हिंदी की बात हो चाहे इंग्लिश की बात हो। आपको टर्म्स के मतलब पता होना चाहिए बस। चलिए, तो आपने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है भैया मेरे? आपको पता है कि परिमेय यदि संख्या है तो उसका कोई अंश बटे हर, है ना, ये भिन्न के रूप में होगा, जो कि क्या है? अंश बटे हर। और ये भी मान के चलते हैं कि माना, हाँ यहां 1 मिनट पहले ये लिख देते हैं कि R और S हैं क्या। ठीक है, R और S हैं पूर्णांक संख्या। यहां लिखें, ये जहां का सिंबल है, जहां R एंड S इज अ, Z बना दे रहा हूं,
पूर्णांक संख्या इंटीजर के लिए। ठीक है, अब मैं ये मान के चलता हूं कि आर और एस में, यहां लिख भी देना आप, आर एवं एस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब समझते हैं आप? देखो, जब भी आप कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एग्जाम्पल के द्वारा समझें। सपोज करिए कि मैंने माना कि परिमेय संख्या, जैसे मैंने r अपॉन एस माना था, तो मैंने यहां मान लिया 15/3। ठीक है, एक संख्या ले ली मैंने, r का मान मान लिया 15, s का मान मान लिया मैंने 3। तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि जब हम 15 के फैक्टर निकालेंगे तो ये आएंगे 3 × 5। अपॉन में क्या लिखा है 3, तो उभयनिष्ठ कौन है 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है 3। तो क्या इस 3 से इस 3 को काट नहीं सकते? तो यदि हम काटेंगे तो ऊपर क्या बचा 5 और नीचे क्या बचा 1। तो यही बोल रहे हैं कि माना कि r एवं s में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यदि उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को आप उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से r अपॉन s को, जैसे मैंने यहां 3 से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, विभाजित कर दिया था, तो हम यहां लिख सकते हैं, एक मिनट में इसको ऊपर कर लूं थोड़ा, हाँ, अथा उक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड से, उभयनिष्ठ गुणनखंड से r s को क्या कर देंगे, काट देंगे, विभाजित कर देंगे ना। विभाजित करने पर यदि तुमने जैसे ही r अपॉन s को विभाजित किया तो ये तुमने नया माना करनी 2 बराबर आ गया a अपॉन b। नई संख्याएं आ जाएंगी जैसे ही आप विभाजित कर देंगे, तो आ गया a अपॉन b। तो अब जो a और b आए, चूंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड यहां से जा चुके हैं, तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड किसी दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते तो उन संख्याओं को बोलते हैं सहअभाज्य। a और b कौन सी हैं, सहअभाज्य। इंग्लिश में भी बता देता हूं, सहअभाज्य मतलब होता है को प्राइम। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य मतलब क्या है, को प्राइम। को प्राइम मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। आप इनको काट चुके हैं। पहले हमने फैक्टर क्या, पहले हमने जो अनुपात लिया था वो r अपॉन s का लिया था, जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड था। उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काटने के बाद आपके पास नया रेशियो आया है, वो है a अपॉन b। इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए, इसके बाद हम इसमें क्या करें, पक्षांतर कर लें। √2 से क्या हो जाएगा, यदि पक्षांतर करना नहीं बनता तो कुछ नहीं भैया, यहां सामने हम क्या लिख दें, 1, इसको बोलते हैं त्रियक गुणा। तो √2 का b में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा √2b, और बराबर a का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो भी हो जाएगा a। ठीक है, दोनों पक्षों में हम यदि वर्ग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2b स्क्वायर a स्क्वायर, 2b स्क्वायर a स्क्वायर। अब आप यहां देख रहे हैं कि जब यहां 2b स्क्वायर a स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। प्रमेय पढ़ी अभी आपने कि यदि a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो a भी 2 से विभाजित होगा। लिख सकते हैं, प्रमेय 1.1 के अनुसार a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है ना, a भी 2 से कैसा होगा, विभाजित होगा। अब यदि a 2 से विभाजित हो रहा है,
मतलब ए के अंदर कोई भी संख्या विभाजित कब होती है आपको पता है? मैंने अभी बताया था कि सपोज करें कि 15 3 से, भैया मक्खी परेशान कर रही है ये, यदि 15 क्या है 3 से विभाजित हो रहा है तो विभाजित होने की शर्त यही है कि इस 15 के अंदर 3 का क्या है, गुणनखंड है, तभी ये इसको विभाजित कर रहा है। 15 के अंदर क्या है, उस 3 का गुणनखंड है। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये 3 का जो गुणनखंड है और एक ये संख्या, अब हमें तो पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये 2 से विभाजित है, मतलब इसके अंदर 2 का गुणनखंड तो है। तो यदि हम ए को लिखना है तो ये लिख दिया 2 का गुणनखंड है, साथ में हमने कोई नया नंबर लिख दिया, जो बचे हुए गुणनखंड है उसको लिख दिया मैंने सी। तो मैं क्या a इज इक्वल टू 2c लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। जैसे मैंने 15 को लिखा था 3 गुणा 5, तो 3 गुणा एक गुणनखंड हो गया 3 और एक गुणनखंड हो गया 5, है ना। तो ऐसे ही हमें पता है कि a किस चीज से विभाजित हो रहा है, 2 से, तो 2 उसका एक गुणनखंड होगा, और बचे हुए शेष गुणनखंड को मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया। अब बस समझ रहे हैं, बचे हुए शेष गुणनखंड को मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया। तो अब मैं इसका जब मान हमारे समीकरण में रखूंगा, ये वाला समीकरण 1, तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू, ए की जगह हमने रखा 2c का स्क्वायर, तो ये हो गया 2b² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4c²। तो जब मैंने इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया तो ये हो गया b² इज इक्वल टू 2c²। इससे क्या तात्पर्य निकला? इससे ये तात्पर्य निकला कि जो b है, जो b² है, अथा b² 2 से विभाजित है। भाई b² इज इक्वल टू 2c² का मतलब क्या हुआ, b² 2 से विभाजित है। तो प्रमेय क्या कहती है 1.1, तो b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से क्या होगा, विभाजित। यदि कोई वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। अब आप बताएं कि आपने क्या माना था? आपने माना था कि a और b सहअभाज्य हैं, वो एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होते। लेकिन यहां क्या चीज आई, a और b दोनों 2 से विभाजित होते। आ गई बात? क्या बात आ गई? a और b दोनों कैसे विभाजित हो रहे हैं, 2 से। इसका मतलब क्या है, a और b में 2 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यदि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो रहा है तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन था वो क्या हो गया, आपका जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने तो ऊपर से मान के चल रहे हैं कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो जब सहअभाज्य संख्याएं हैं आपकी, जब आपकी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो यहां 2 या कोई भी संख्या उनकी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना था। तो हम यहां लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अथा √2 करनी 2 अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई कि ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है वह हमारी जो हमने अज्यूम किया था, गलत अज्यूम हमने जो कर लिया था √2 इज इक्वल टू a/b, उसके कारण हुआ था। और बाद में उसमें क्या निकल के आ गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ गया, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के नहीं आना था। तो हमने लिखा है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, अथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। चलिए अब प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वहां करणी 2 था, यहां करणी 5 है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे, प्रूफ बाई
कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए, अभी पिछला हमने हिंदी में पढ़ा था पूरा, थोड़ा सा यहां इंग्लिश में देखेंगे। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, और हम देखेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, गलत एज्यूम कर लिया पहले से ही कि √5 इज अ रैशनल नंबर। अब यदि ये रैशनल नंबर है, सो √5 इज इक्वल टू a/b आपने लिख दिया। ठीक है, यहां हम पहले से ही मान के चलते हैं कि a एंड b आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि सहभाज्य। देखिए, हिंदी मीडियम वाले जितने बच्चे हैं आप कोशिश करें, इसमें कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल है। लेट अस एज्यूम मतलब कि माना कि करनी 5 एक रैशनल मतलब कि परिमेय संख्या है। ठीक है, और √5 इज इक्वल टू a/b, a एंड b आर को प्राइम। यहां आप लिखेंगे a और b क्या है? सहभाज्य संख्या है। बस √5 इज इक्वल टू a/b हो गया। इसका जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √5b इज इक्वल टू a। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये होगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यदि ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है? a स्क्वायर हो रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। हिंदी में लिख दूं, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है या विभाजित होता है। ठीक है, विभाज्य है, अथा a भी 5 से विभाजित होगा। ये भी 5 से विभाजित होगा। यहां लिख रहे हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इट मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है ना? तो हम यहां लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5c। यदि ये डिविजिबल है तो 5 का इसमें क्या होगा? गुणनखंड होगा। बाकी शेष गुणनखंडों को मैंने c के रूप में लिख दिया। a इज इक्वल टू हो गया 5c। पुट अप करें वैल्यू को तो ये होगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, मतलब कि 5c स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25c का स्क्वायर c स्क्वायर। जब हमने 5 से इसको काटा तो ये कितने बार कटा? 5 बार। तो ये आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब बताएं b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर का मतलब क्या है? b स्क्वायर 5 से, ये ऊपर वाली लाइन, विभाजित होता है, अथा b भी 5 से विभाजित होगा। ये ऊपर वाली लाइन कॉपी मार देंगे। b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा अथा b भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है? a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या आया भैया? ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 5। क्यों आया 5? क्योंकि हमारी रोंग परिकल्पना के कारण ऐसा हुआ है। तो हम कह सकते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, के कारण प्राप्त हुआ है। अतः करणी, क्वेश्चन क्या है? करणी 5 का है ना? करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। आप एक बार फिर से इसको देखें ऊपर से। हमने क्या किया था? सबसे पहले ये माना था, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम चले थे, विरोधाभास की उपपत्ति से हम चले थे। हमने माना था कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया था। परिमेय की जगह हमने क्या मान लिया था? परिमेय माना। परिमेय को हम लिख रहे हैं बटे बी। ए और बी दोनों कैसे हैं? कोप्राइम, मतलब सहभाज्य संख्या, सॉरी हाँ सहभाज्य संख्याएं हैं। पक्षांतर किया, करणी 5 भी बराबर ए आ गया। दोनों साइड वर्ग किया, 5 वर्ग बराबर ए वर्ग आ गया।
यदि इस टाइप से लिख रहा है, यहां पर 5b वर्ग बराबर a वर्ग है, इसका मतलब क्या है कि जो a वर्ग है वो किस चीज से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है या 5 से विभाज्य है। तो हमने प्रमेय पढ़ी थी अभी कि यदि कोई वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी, मतलब उसका बिना वर्ग भी उस संख्या से विभाजित होगा, वर्ग हटाएंगे तो भी वो संख्या से विभाजित होगी। तो हमने लिख दिया a बराबर 5c। 5c क्यों लिखा? क्योंकि यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो गुणनखंड मौजूद है। तो हमने एक गुणनखंड उसका 5 को कॉमन निकाल लिया, शेष गुणनखंड जो बचे वो हमने क्या लिख दिया, c लिख दिया। a बराबर 5c को जब हमने पुटअप कराया तो ये हो गया 25c वर्ग, ये 5 से 5 कटेगा तो b वर्ग बराबर आ गया 5c वर्ग। यहाँ क्या हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो b वर्ग है वो भी कैसे डिवाइड हो सकता है, 5 से, तो b भी कैसे डिवाइड होगा, 5 से। तो यहाँ a और b जब दोनों 5 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो a और b दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कहलाया, 5 कहलाया। तो जब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकल के आया, लेकिन हमारा एजम्पशन था कि a और b तो सह अभाज्य हैं, इनके अंदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः यह करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल वही चीज हम फिर से करेंगे कि हम यहां मानेंगे, प्रूफ किससे कर रहे हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या एज्यूम करेंगे, कल्पना क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 धन 2 करणी 5 बराबर a बटे b। मान लिया हमने, लेट अस एज्यूम 3 धन 2 करणी 5 बराबर a बटे, नहीं ये a बटे b नहीं, पहले हम लिखेंगे 3 धन 2 करणी 5 बराबर एक परिमेय संख्या है, हम पहले ये लिखेंगे 3 धन 2 करणी 5 एक क्या है, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तो हम जानते हैं कि जब रेशनल नंबर है तो हम उसको p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। यहां हम p बटे क्यू की जगह क्या लिख रहे हैं, a बटे b लिख रहे हैं, a बटे b। a एंड b आर कोप्राइम, क्या है, कोप्राइम, पूर्णांक है, कोप्राइम है, ठीक है। तो यदि मुझे पक्षांतर करना है, यहां से 3 को हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा, यदि यहां से 3 को हटाना है तो उस साइड जब इसमें जाएगा तो ये होगा 2 करणी 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3, ठीक है, ये लिखा जाएगा ना। यदि इस 2 को हटाएंगे तो ये होगा √5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 a अपॉन v माइनस 3। चलो एक बात मैं आपको बताऊं, कक्षा 8वीं में आप जब पढ़ेंगे कि जब एक परिमेय संख्या है, कौन सी, परिमेय, परिमेय मतलब कि रेशनल, और जब आप उसको रेशनल से गुणा करते हैं तो उत्तर आता है रेशनल नंबर। जब आप रेशनल संख्या में माइनस या प्लस रेशनल संख्या करते हैं तब भी उत्तर आता है रेशनल, ये बात पता है। जब किसी परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या का ही गुणा करते हैं तो उत्तर आएगा रेशनल। यदि किसी परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या ही जोड़ते या घटाते हैं तब भी उत्तर आएगा रेशनल। मतलब मैं अलग अलग संख्याओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि नहीं तो फिर 0/1 आ जाएगा। 0/1 भी वैसे रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल में क्यू का मान 0, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। चलिए, तो ये रेशनल आएगा। अब एक बात बताएं, ये a अपॉन बी क्या है, एक a अपॉन बी हमने शुरू से ही माना है कि a अपॉन बी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये जो पूरी राशि है, ये जो पूरी राशि है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, आप देखें ये a अपॉन बी क्या है, रेशनल। रेशनल में से 3 क्या है, 3 को मैं लिख सकता हूं 3/1, ये भी क्या है, एक रेशनल। रेशनल में से रेशनल माइनस होगा तो उत्तर क्या आएगा, रेशनल। फिर रेशनल का 1/2 क्या है, रेशनल। रेशनल संख्या बनी, रेशनल का 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तब उत्तर क्या आएगा, रेशनल। इसका मतलब ये है कि 1/2 ब्रैकेट a अपॉन b माइनस 3 इज अ रेशनल नंबर, है कि नहीं, इज अ रेशनल, या इसको हम बोलें अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। 1/2 ब्रैकेट a अपॉन b माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब एक बात बताएं, करणी 5 हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय है ना, ये क्या है, अपरिमेय। तो क्या ऐसा हो सकता है
कि एक सेकंड में इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नेवर। रेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो हम यहां लिख सकते हैं यह विरोधाभास आपका आ गया ना, √5 के इज इक्वल टू क्या आ गया? रेशनल। √5 के इज इक्वल टू में क्या आ गया? √5 इज इक्वल टू आ गया अपरिमेय, सॉरी रेशनल मतलब परिमेय। तो हम लिख सकते हैं यह विरोधाभास, वही लाइन कॉपी मारें, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः क्वेश्चन क्या था? 3 + 2 √5। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रश्नावली में क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी पार्ट से ऐसा आपको लिखना पड़ रहा है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। तो आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है और कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन है बहुत सरल। आप जो बोल रहे हैं केवल उसी को यहां लिख रहे हैं। भाई प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि विरोधाभास या विरोधोक्ति से उत्पत्ति आप कर रहे हैं, प्रूफ मतलब उत्पत्ति होता है। एज्यूम किया 3 धन 2 करनी 5 जो है वो क्या है? रेशनल है, परिमेय है। तो परिमेय को हम क्या लिख सकते हैं? A/B। A/B में हमने पहले ले लिया कोप्राइम। कोप्राइम मतलब कि इनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है एक के अतिरिक्त। फिर मैंने लिखा इसको 3 को यहां जब पक्षांतर किया -3, फिर 2 को पक्षांतर किया तो 1/2। अब हमें पता है कि रेशनल का गुणा रेशनल से या रेशनल माइनस रेशनल होता है, तो उत्तर क्या आता है? रेशनल। तो ये पूरी संख्या क्या बन गई? रेशनल। तो क्या करणी 5 बराबर रेशनल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि करणी 5 कैसी संख्या है? रेशनल। इर्रेशनल इज नेवर इक्वल टू रेशनल। रेशनल डज नॉट इक्वल टू रेशनल। तो ये हमने लिख दिया कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 मैंने गलती से यहां लिख दिया होगा 1। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है? पहला क्वेश्चन है कि 1/√2, ये पहला क्वेश्चन है। 1/√2 को हमें क्या सिद्ध करना है? ये अपरिमेय है कि नहीं। तो हम फिर से वही लेंगे, विरोधोक्ति की उत्पत्ति, विरोधोक्ति की उपपत्ति से माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय है तो मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता 1/√2 इज इक्वल टू A/B? बिल्कुल लिख सकता हूं 1/√2 इज इक्वल टू A/B। तो यदि मैं इसका क्या कर दूं? तिर्यक गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू √2। ठीक है, B का यहां मल्टीप्लाई होगा, B इज इक्वल टू √2, ये B का यहां मल्टीप्लाई हुआ, A नीचे आया जब B के, तो ये हो गया B/A इज इक्वल टू √2। B इज इक्वल टू A√2। अब एक बात बताओ, यदि A/B हमने क्या लिखा था? परिमेय। क्या लिखा था? परिमेय। तो B/A भी क्या है? एक परिमेय है। होगी कि नहीं भाई? संख्या को पलट देने से क्या परिमेय नहीं होगी? वो परिमेय है। लेकिन यहां क्या आया है? यहां आया है √2 इज इक्वल टू B/A। B/A क्या है? परिमेय। और √2 हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है? अपरिमेय, इर्रेशनल। आई से लिख दें, आई डज नॉट इक्वल टू आर। आई कभी आर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, आई डज नॉट इक्वल टू आर। तो हम लिख सकते हैं वही सेम लाइन, यह विरोधाभास यहां लिख दें, चूंकि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो यह विरोधाभास क्यों हुआ है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? यहां ये करने मत बैठ जाना कि √2 को भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, वो हम कर चुके हैं। यहां क्वेश्चन में 1/√2 पूछा है तो हमें 1/√2 के बारे में हमें यहाँ ये चीज पता है कि √2 यहाँ पे क्या है, अपरिमेय। हमें सिद्ध किसको करना था? केवल 1/√2 को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसी का, थर्ड का, 7/√5। तो यहां भी हम क्या लिखें जब हम हल करेंगे? तो प्रूफ बाई किससे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से, विरोधाभास, विरोधोक्ति से। तो क्या प्रूफ किया भैया? लेट अस एज्यूम दैट 7/5 इज अ रेशनल नंबर। आपने क्या मान लिया पहले ही कि 7/5 इज अ रेशनल नंबर। तो क्या रेशनल है? तो अपन इसको सॉरी हटाओ भैया, हाँ, तो ये हो जाएगा 7/5 इज इक्वल टू a/b, वेयर एज a एंड b आर को प्राइम, सहभाज्य हैं, कोई गुणनखंड इनका कॉमन नहीं है। चलिए ठीक है। तो 7 को हम पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/7b। ये क्या हो गया? √5 इज इक्वल टू a/7b। फिर से वही बात आ गई कि देखो ये क्या, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 1/7 मल्टीप्लाई a/b। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 1/7b क्या है? 1/7 एक रेशनल नंबर है, और a/b भी क्या लेके चले थे आप? रेशनल नंबर। और हमें मालूम है कि रेशनल का जब रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उत्तर भी क्या आता है? रेशनल। ये तो हमें पता है ना। तो यहां क्या आ गया? √5 इज इक्वल टू रेशनल। चूंकि हमें पता है कि इर्रेशनल डज नॉट इक्वल टू रेशनल, तो फिर वही लाइन चिपका दो भैया। कि क्या लाइन चिपकाओगे यहां? हाँ, ये अपन यही लाइन अपन फिर से चिपका देंगे कि वी नो दैट √5 इज अ इर्रेशनल ये थोड़ा मेरा पेन डिस्टर्ब कर रहा है, हो सकता है बैटरी डिस्चार्ज ना हो गई। हाँ, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। √5 is a rational number. This contradiction is arise due to wrong assumption. इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू रॉन्ग एजप्शन। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख रहे हैं? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए देयरफॉर क्वेश्चन क्या था? 7/5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इसीलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट पे आए। 6 + 2√5, तो यहां भी हम वही लिखेंगे, प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन। तो 6 + √2
को हम क्या लिख सकते हैं, लेटस एज्यूम, माना कि दैट की 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। तो यदि तुमने रेशनल मान लिया है तो 6 धन करणी 2 को तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, A/V, हेयर ANVR को प्राइम। ए और बी क्या है, को प्राइम। तो यदि ये पक्षांतर मैंने किया तो ये होगा करणी 2 बराबर A/B, करणी मतलब भैया स्क्वायर रूट, ठीक है, A/B -6। अब यहां तुम्हें पता है, फिर से वही बात आ जाती है कि A/B तुमने क्या लिया है, A/B एक रेशनल नंबर है, 6/1 भी एक रेशनल नंबर है। तो मुझे बताओ रेशनल में से रेशनल जाएगा, सेम तो है नहीं, अलग अलग है, भिन्न है, तो उत्तर क्या आएगा, रेशनल। सेम भी होते तब भी उत्तर रेशनल आता, 0 आता तो 0/1 भी क्या होता है, रेशनल। तो यहां पे क्या हो गया, आना था क्या, ये √2 बराबर क्या आ गया, ये संख्या क्या हो गई पूरी रेशनल, √2 बराबर क्या आ गया, रेशनल। तो हम लिखेंगे इर्रेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, ठीक है। तो सेम हम वही चीज लिखेंगे कि यह विरोधाभास, थोड़ा खिसका लेते हैं अपन इसको, हाँ, तो हम यहां पे लिखेंगे कि द contradiction is arise due to our wrong assumption. Therefore क्वेश्चन क्या था, 6 + √2 is a irrational नंबर। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान है, और आप कोशिश करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश में कॉम्बिनेशन बनाना बहुत सरल है। और मैं भी आपसे एक ये सजेशन दूंगा कि आप मैथमेटिक्स को जितना हो सके उतना इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आप आगे जब बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश से संबंधित टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।